ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, विच इज़ प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स। अब ये प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स जो है ये न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने नोटिफाई किया है या सजेस्ट किया है कि हम लोग प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर एस्टैब्लिश करें क्रिटिकल गुड्स के लिए इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये जो प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर है ये एस्टैब्लिश क्यों करना चाह रहे हैं, तो उसका इंटेंशन यही है कि इंडिया के अक्रॉस जो कुछ क्रिटिकल कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर प्राइस जो है अब्रप्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर बनाने के लिए जो एक रिकमेंडेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से आया था। अभी जो सेंटर है वो इंटेंड कर रहा है कि वो 750 मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए बाय मार्च 31 2023। और इसके अंदर करंट स्टेटस ये है कि 50% जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट से की तरफ से आती है और बाकी जो 50% फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स की। अब एक्चुअली हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसके अंडर हमारे पास एक प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन है ऑलरेडी, लेकिन सेंटर्स जो है वो लोकल ग्राउंड लेवल के ऊपर बनेंगे, राइट। इसके अंदर मॉनिटर क्या किया जाएगा, इसमें मॉनिटर किया जाएगा रिटेल, होलसेल प्राइस, स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस ऑफ एनी और द सिलेक्टेड कमोडिटीज ऑन अ डेली बेसिस। तो फ्यूचर वगैरह आपको पता ही है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे हम लोग किसी कमोडिटी को आने वाले टाइम में परचेज करने की बात करते हैं, ठीक है। तो वैसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर ओरिएंटेड। इन सब का जो प्राइस है ये ट्रैक किया जाएगा। तो ये याद रखना किन किन चीज़ों का प्राइस जो है वो ट्रैक हो रहा है। नेक्स्ट, एक स्टेट सप्लाई जो डिपार्टमेंट है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी एक रिपोर्ट जारी करता है। इनफैक्ट वो ट्रैक करके ये सारा जो प्राइसेस हैं डेली बेसिस पे एक ऐप के ऊपर डालता है, विच इज़ अ प्राइस मॉनिटरिंग ऐप, PMS ऐप। इसके ऊपर ये डेली बेसिस पे ये लोग डालते हैं 22 एसेंशियल कमोडिटीज़ का, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं। अब ये फूड प्रोडक्ट्स जो है ये 340 मार्केट सेंटर्स है इंडिया के अंदर, उन सब के अक्रॉस इनको मेजर किया जाता है और इस ऐप के ऊपर डाला जाता है, राइट। और फिर इसको क्रॉस चेक किया जाता है विद अदर एजेंसीज लाइक HCI एंड NAFED, ठीक है। तो ये सब लोगों से इस डेटा को एक तरीके से वापस चेक किया जाता है। ये था प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स के बारे में। अब इसके अंदर स्टेप्स और क्या क्या लिए गए हैं कि हम प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकें। तो पहला मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ये है कि हम सबसे पहले आपको अगर कोई इश्यू पता है तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डिप्लॉय करे हुए हैं और इनको इंक्रीज करने की बात अभी हो रही थी। नेक्स्ट, इसमें एक प्राइस स्टेबिलिटी फंड बनाया जाएगा। कई कमोडिटीज़ में आप जैसे जानते भी हो कि बहुत सारे ऐसे पेरिशेबल गुड हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनके प्राइसेस को रोकने के लिए एक जगह पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना रखे हैं, राइट। तो जैसे ऑनियन, टमाटोज या पोटैटोज और पल्सेज हैं, इनके लिए ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ठीक है। टॉप स्कीम का आपने एक नाम सुना ही होगा, टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, ये सब जो थे, अब तो और भी सारे इसमें क्रॉप्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ऐसा ही प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो बनाया गया है। नेक्स्ट इज मार्केट इंटरवेंशन। तो मार्केट इंटरवेंशन यही है जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि कोई कमोडिटी का एक्सॉर्बिएंट प्राइस में राइज हो रहा है, बहुत तेजी से राइज हो रहा है प्राइस में, तो वहाँ पे हम मार्केट में इंटरवीन कर सकते हैं, राइट। बाकी आपको पता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है हमारे पास 1955 का, उसके अंदर भी हमारे पास या गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो सप्लाई है उन एसेंशियल कमोडिटीज़ का उसको इंटरवीन करके ट्रैक कर सकती है या स्टेबलाइज करने की कर सकती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके अंदर कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन, प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर के इंटरेस्ट, ताकि उनको कभी कभी क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग की वजह से भी प्राइसेस हाई हो जाते हैं, तो ये सब रोका जा सकता है इसके थ्रू। इसके अलावा ई दाखिल पोर्टल है। तो ई दाखिल पोर्टल हम लोगों ने देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर बना है ये ई दाखिल पोर्टल। तो अगर आपको कभी कोई गुड परचेज किया आपने, आपको लगता है कि उसमें कोई एरर है या इश्यू है जो कि आपको जो बोलकर बेचा गया था वो अगर क्वालिटी नहीं ऑफर कर रहा, तो आप ई दाखिल पोर्टल पे उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो एंड वहां से आपका पूरा जो केस है वो ऑनलाइन ही निपटारा हो जाएगा, राइट। ये ई दाखिल पोर्टल है, ये याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अभी ये जो फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसके अंदर उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया मॉनेटरी पॉलिसी ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये क्या है और क्यों है वो थोड़ा सा आगे देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ये हमारे जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कॉरिडोर है उसका फ्लोर बनेगा, यानी उसका बॉटम बनेगा।
तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आप जानते हो कि बहुत सारे ऑपरेशंस हैं हमारे आरबीआई के पास जिसके थ्रू इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकता है। वो मनी सप्लाई बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो इसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब चीज़ें आती थी। तो अब जो फ्लोर है वो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी होगा। अब ये जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी है ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने का तरीका है जिसके थ्रू जो आरबीआई है वो एब्जॉर्ब कर सकता है लिक्विडिटी फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। बट यहाँ पे एक कैवियट ये है और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे बैंक्स को बदले में कोई रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या होता था, रिवर्स रेपो के अंदर बैंक्स जो थे अपना पैसा जो था वो पार्क करते थे एट द आरबीआई और आरबीआई को उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली बैंक जो है आके अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। सो ये एक नया जो चीज़ है वो आया है और अब ये जो फ्लोर है एलएएफ का वो बनेगा। अब ये आया क्यों था, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी किसने रिकमेंड किया था, तो कमेटी का नाम पता होना चाहिए, उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था इसे 2014 में। इसको लाने के लिए हमारा जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसके सेक्शन 17 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था ताकि आरबीआई जो है इंट्रोड्यूस कर सके एसडीएफ एज एन एडिशनल टूल फॉर अब्सॉर्बिंग लिक्विडिटी एंड विदाउट एनी कोलेट्रल, राइट। सो अब ये रिप्लेस किसको कर रहा है, तो ये रिप्लेस कर रहा है फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को जो पहले फ्लोर था, और उसके अंदर आपको पता है सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो रही है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से दिमाग में रखना, ये जो एसडीएफ है ये एलिजिबल नहीं होगा सीआरआर के अंडर, जो कैश रिजर्व रेशियो था उसके अंदर ये काउंट नहीं होगा, लेकिन दिस विल काउंट एज द एसएलआर विच इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट, अंडर द सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, राइट। सो ये दो चीज़ें पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें एक चीज़ और भी पता लगी कि जो सीआरआर का जो प्रोविजन है वो आरबीआई के एक्ट 1934 में गिवन है, और एसएलआर का जो प्रोविजन है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में गिवन है। सो इंट्रोड्यूस इसको इसलिए ही किया गया था क्योंकि कोविड के दौरान बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सरप्लस हो गया था। अब बैंक्स उतना डिपॉजिट दे नहीं सकते, तो बैंक्स क्या कर रहे थे, और क्रेडिट लेने भी लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था। सो बैंक्स क्या कर रहे थे, अपना पैसा जो है आरबीआई के पास पार्क कर रहे थे, लेकिन आरबीआई के पास देने को सिक्योरिटी नहीं थी उसके बदले। सो इसलिए ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इसको लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, राइट। अब इसके अलावा बहुत और भी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे आरबीआई के पास जिसके थ्रू वो जो लिक्विडिटी मैनेज करता है, अपार्ट फ्रॉम रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, एमएसएफ भी होता है, ठीक है, वो हम लोग पहले देख चुके हैं एमएसएफ। अब ये और क्या टूल्स है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, TLTROs, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आई होप ये बेसिक सी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, तो डिफरेंस देख लेते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट में। सो रिवर्स रेपो जैसे हम लोगों ने बात किया था, तो यहाँ पे आरबीआई जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को अपना पैसा पार्क करने के लिए आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज देता था, तो यहाँ पे कोलेट्रल देता था आरबीआई से बैंक को, राइट। अब स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी में हम लोगों ने देखा ऐसा कुछ नहीं है, और ये इसलिए इसको रिप्लेस कर रहा है, और अपना जो एक्सेस पैसा है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक इजीली आरबीआई के पास पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट रेपो रेट, तो इसके अंदर आरबीआई जो है वो लेंड करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक कोलेट्रल क्या देते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो कोलेट्रल देते हैं, जिसके बदले आरबीआई जो है उन्हें लेंड करता है पैसा। नेक्स्ट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, तो ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग विंडो है। शॉर्ट टर्म मतलब ओवरनाइट फंड अगर किसी को चाहिए तो वो इसके थ्रू ले सकता है आरबीआई से, जब उसके पास अपना जो रेपो रेट वाला जो ऑपरेशन है वो भी खत्म हो गया है, ठीक है, खत्म इन द सेंस कि वो एग्जॉस्ट हो गया कि आपने ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी उसके बदले रेपो रेट से ऑपरेशन से पैसे ले लिए, लेकिन अब भी आपके पास कमी पड़ रही है, तो आप मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आरबीआई जो है आपको कुछ पैसा देगा एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, विच वुड जनरली बी ओवरनाइट, और ताकि आपका जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है वो ना हो, वो सही हो जाए। तो एमएसएफ के अंदर एक लिमिट है, आप ऐसे नहीं कि बहुत अनलिमिटेड पैसा उठा सकते हो लाइक रेपो और रिवर्स रेपो, ऐसा इसके अंदर नहीं होता। यहाँ पे केवल 2% जो है बैंक की जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है उसका सिर्फ 2% जो है आप एमएसएफ के थ्रू उठा सकते हो। यहाँ पे भी कोलेट्रल देना पड़ेगा बैंक्स को, राइट। तो ये है जो हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है जो हमारे आरबीआई यूज़ करता है या बैंक्स यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए।
सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। आगे चलते हैं, रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। सो पहला है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। सो ये अभी 2021 के अंदर आरबीआई ने सेटअप करी है, जिसके थ्रू जो जितना भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आरबीआई का ओवर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और द एनबीएफसीज, तो इन सब का एक थरो एनालिसिस होगा और उसके बाद ये रेगुलेटरी रिव्यू जो अथॉरिटी है बताएगी कहाँ कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। तो ये रिफॉर्म जो है इनफैक्ट आरबीआई एक्ट के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007, इन सब के अंदर भी रिकमेंडेशन जो है अपने देगा। सो ये सेकंड सच अथॉरिटी बनी है। इससे पहले ऐसी एक अथॉरिटी 1991 में बनी थी, ये पता होना चाहिए। इसीलिए इस अथॉरिटी का जो नाम है अभी वाली का 2.0 है, क्योंकि इससे पहले जो 1.0 थी वो 1999 में बनी थी, राइट। सो ये इतना ही था इसमें जानने लायक। आगे चलते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं ऑन बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो पहला है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, सीसीसीबी। तो हम लोगों पिछले सेशन में आई थिंक हम लोगों ने सीसीसीबी के बारे में डिस्कस किया था, जब हम एनबीएफसीज और आरआरबीज के बारे में बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इनफैक्ट जो बेसल 3 नॉर्म्स थे उसके अंदर ये कंडीशन डाला गया था कि सेंट्रल बैंक जो है अंडर जितने भी रेगुलेटेड बैंक्स हैं उनके ऊपर ये कंडीशन डाले कि उन्हें काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर जो है उन्हें रखना है। अब ये होता क्या है? सो ये जो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर है ये 2 फोल्ड रहता है। इसमें बैंक का जब अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब बैंक अच्छा काम कर रहा है, उस टाइम के अंदर उन्हें कुछ पैसा जो है रिजर्व रखना है, ताकि जब उनका डिफिकल्ट टाइम आए, जब उनके पास शायद उतना अच्छा बिजनेस ना चल रहा हो, तब वो जो फंड है उनके काम आए ऐसे सिचुएशन में। सो बेसिक आइडिया इस फंड का यही है कि आप अपने अच्छे टाइम में बचाओ ताकि आप अपने बुरे टाइम में उसको इस्तेमाल कर सको। सो इसके अंदर एक और सेकेंड जो लेवल है या जो सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो ये है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है बैंक को कि वो इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग करे। मतलब जब उनका क्रेडिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो वो ज़बरदस्ती का लोन देना ना चालू कर दे। जैसे आपको पता ही है जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था अमेरिका के अंदर 2008 के अंदर, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसकी जड़ में ये बैंकिंग फेलियर ही था। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि जब क्रेडिट ग्रोथ इतना बढ़ गया तो वो हर किसी को लोन दे रहे थे और उसी की वजह से बैंक्स फेल हो गए थे, क्योंकि बाद में लोग जो थे वो लोन चुका नहीं पाए थे। सो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोला गया है कि इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग नहीं करनी है और अपना एक सिक्योरिटी बफर जो है वो बनाकर रखना है। सो दिस इज काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, ठीक है। अब आरबीआई ने 2015 के अंदर ये नॉर्म्स ला दिए थे कि सीसीसीबी भी जो है बैंक्स को बनाकर रखना है। ऑल्दो इसका जो लिमिट था, मतलब इसको एस्टैब्लिश करने का जो लिमिट है कि पहले 2015 था, बाद में ये आगे बढ़ता गया बिकॉज बैंक उस टाइम तैयार नहीं थे हमारे, राइट। सो इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में है। नेक्स्ट इज बैंक एश्योरेंस। तो ये एक बेसिक सा फिनटेक से रिलेटेड टर्म है। बैंक एश्योरेंस मतलब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जो है आपस में एक एग्रीमेंट करी है जिसके थ्रू बैंक्स के क्लाइंट को इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है, राइट। सो इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं था। आगे चलते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। सो इनफैक्ट बहुत सारे बैंक जो हैं हम लोग देख रहे हैं यूएस के अंदर फेल हो रहे हैं। अभी तीसरा बैंक भी एक फेल होने के कगार पे आ गया था। सो इसलिए ये बैंकिंग रिलेटेड टर्म जो है न्यूज़ में रहने वाले हैं और इम्पोर्टेंट होल्ड करते हैं प्रीलिम्स के पेपर में भी। सो ये छोटी छोटी टर्म्स पता होनी चाहिए। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है कि जितना आपके पास डिपॉजिट है उसके बदले कितना आपने क्रेडिट दे रखा है। सो अगर हाई हमारे पास सीडी रेशियो है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड है क्रेडिट की विद रिलेटिवली स्लोअर डिपॉजिट, राइट। तो डिपॉजिट ग्रोथ की जो रेट है वो थोड़ी सी स्लोअर है, लेकिन क्रेडिट जो है उसका रेट जो है हायर है। अभी इनफैक्ट इंडिया के अंदर यही कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी कि क्रेडिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन डिपॉजिट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो ये एक चीज़ बताता है कि हाँ बैंक जो है कितना अच्छा कर रहा है। बैंक के बिजनेस को असेस करने का एक तरीका है। दूसरा है लो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। इसका मतलब क्रेडिट पुअर है लेकिन जो डिपॉजिट है वो बढ़ रहा है, ऑलराइट। सो जनरली अगर हम देखा जाए तो बैंक की जो कमाई है उसके लोन से ही होगी। तो अगर लोन अच्छा है, मतलब लोन अच्छा दे रखा है, तो इट मीन्स कि बैंक की इनकम अच्छी होगी। सो इतना ही है इसमें जाने लायक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है। तो ये आपको पता है कि बैंक्स अगर पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको आरबीआई जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डालता है जिसके ऊपर उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है तब तक कि जब तक वो अपने उन पैरामीटर्स को इम्प्रूव नहीं कर लेते।
सो वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं जिनके ऊपर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाला जा सकता है बैंक को, वो है CRAR। राइट, ये हम लोगों ने देखा था बेसल के अंदर ना, इसके लिए जो लिमिट है वो 9% का रखा हुआ है, 9% मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट नेट NPA है, और फिर रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, NPA और रिटर्न ऑन एसेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। सो अगर ये पुअर होते हैं इंडिकेटर्स, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में बैंक्स को डाला जा सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लोन वेव ऑफ। सो लोन वेव ऑफ और एक और सिमिलर टर्म है लोन राइट ऑफ। तो ये भी अगेन कॉमनली कंफ्यूज टर्म होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेव ऑफ तो आप सुनते ही हो कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो गवर्नमेंट्स अनाउंस करती है कि हम किसानों के जो लोन है वो माफ़ कर देंगे। तो माफ़ करने का मतलब है लोन वेव ऑफ हो गया। वेव ऑफ के मतलब कि जो लोन किसी को दिया गया था वो कंप्लीटली खत्म हो गया है, यानी अब जिसको लोन दिया गया था बैंक को ज़रूरत नहीं है उससे जाके लोन मांगने की, इसके बदले जो लोन है ये गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। जिसने लोन लिया था उसके ऊपर अब कोई लायबिलिटी नहीं है टू पे और टू रिपे दैट लोन। राइट, ये होता है लोन वेव ऑफ। लेकिन लोन राइट ऑफ में क्या होता है कि यहाँ पे जिसको लोन दिया गया था, जिस बोरोवर को लोन दिया गया था, वो पैसा चुका पाने में असमर्थ है या बैंकरप्ट हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स के पास रिकवर करने का जो चांस है वो कम हो जाता है। सो अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए बैंक जो है वो लोन को राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब अपनी बैलेंस शीट में से हटा देते हैं लॉस दिखा के। राइट, बट इसमें एक इशू ये है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लोन वेव ऑफ, तो उसमें पॉइंट ये है कि ऑल्दो जो बैंक है वो एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहा है रिकवरी, लेकिन अभी भी बैंक के पास ये राइट है कि वो जो डिफॉल्टर था उससे पैसा ले सकती है अगर बाद में कभी ऐसा होता है। जैसे अभी अनिल अंबानी का केस ले लीजिए कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा देनदारी है, तो अभी वो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास देने की क्षमता नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हूँ और मैं दे नहीं पाऊंगा, तो बैंक से करेंगे लोन राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन लेट्स से 10-12 साल के बाद उनके पास वापस कमाई होने लग जाती है, बहुत सारा पैसा आ जाता है उनके पास, तो वहाँ पे बैंक जो है वापस उस केस को खोलकर उनसे रिकवरी ले सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेव ऑफ एंड राइट ऑफ। के राइट ऑफ के अंदर बैंक के पास राइट है कि वो रिकवर कर सके उस लोन को फ्रॉम द बोरोवर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है MCLR। सो MCLR बेसिकली RBI ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन कर सके। राइट, सो कहने का मतलब ये था, कई बार देखा जाता था कि जैसे ही RBI जो है रेपो रेट कम करती थी, बैंक कॉरस्पॉन्डिंगली अपना जो लोन का जो रेट था वो कम नहीं करते थे, वो धीरे धीरे कम करते थे। तो इसलिए मॉनेटरी ट्रांसमिशन इतना इफेक्टिव नहीं था, और कई बार देखा गया था कि इसके अंदर वो कई माल प्रैक्टिसेस भी कर रहे थे कि जानबूझ के धीरे धीरे लोन का जो रेट है उसको कम करते थे, बट जब बढ़ाने की बात आती थी तो फटाफट बढ़ा देते थे। तो इसलिए MCLR इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके मॉनेटरी ट्रांसमिशन में। तो इसके अंदर बेंचमार्क होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर एक बैंक जो है वो लोन दे सकता है। तो ये MCLR का मतलब ये है कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक और अ लेंडर कैन ऑफर, मतलब ये मिनिमम रेट होगा जिसके ऊपर बैंक जो है वो लोन दे सकता है। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। पहला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, फिर है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR विच इज कैश रिजर्व रेशियो, फिर है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और फिर है टेनोर प्रीमियम। सो ये जनरल बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है। सो इसके बेसिस के ऊपर MCLR जो रेट है वो निकलता है, और उस रेट के अकॉर्डिंगली आगे जो बोरोवर्स हैं उनको बैंक जो है लोन लेंड करता है। राइट, इससे ज़्यादा इसमें जानने लायक कुछ नहीं है। इससे पहले बेस रेट वगैरह इस्तेमाल हो रहा था अभी, लेकिन RBI को लगा कि MCLR भी इफेक्टिव नहीं है, तो उन्होंने 4 नए फ्रेमवर्क निकाल दिए जिसके बेसिस पे बैंक लोन दे सकते हैं। तो उसमें रेपो रेट भी निकाला है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी निकाला है। ठीक है, तो अब उसके बेसिस के ऊपर भी बैंक जो है लेंड कर सकते हैं आगे बोरोवर्स को। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए MCLR के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो ये एक बाइनएनुअल रिपोर्ट है जो RBI निकालता है। ये रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रेजिलियंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ये एक IMF का जो रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है नेशनल लेवल पे। सो यहाँ पे ये भी याद रखना कि IMF जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है। सो इसके अंदर बेसिकली यही देखा जाता है जो बैंकिंग सिस्टम है वो कितना शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो अभी हमारी जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर बोला गया है कि बैंकिंग सिस्टम हमारा काफ़ी रेजिलियंट है और वो मैक्रो शॉक्स को बेयर कर सकता है। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन। राइट, तो इसका मतलब क्या क्या है, किस पैरामीटर पे ये रिपोर्ट निकली है, तो हमारा जो
AR जो है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो अच्छा है, हमारे ग्रॉस NPA डिक्लाइन हो रहे हैं और हमारा जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है PCR वो भी इंप्रूव हो रहा है। सो प्रोविजन क्या होता है, ये भी अगेन एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है जहाँ पे कोई भी कंपनी जब उनको लग रहा होता है कि कोई हमें नुकसान होने वाला है तो उसके लिए थोड़ा सा फंड सेट असाइड करके रखती है उस नुकसान के लिए, उसको कवर अप करने के लिए। सो वही प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अगर इंप्रूव होता है तो ये दिखाता है कि बैंक्स के पास मतलब बैंक जो है रेजिलियंट हो चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आगे चलते हैं, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो ऑलरेडी हमारा RBI जो है 3 डिफरेंट ओम्बड्समैन स्कीम रन कर रहा था, अब उनको इंटीग्रेट कर दिया गया एक ही ओम्बड्समैन स्कीम में। सो ये ओम्बड्समैन स्कीम जो थी कौन कौन सी थी, पहली थी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, फिर ओम्बड्समैन स्कीम फॉर NBFC कंपनीज एंड लास्टली ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019, राइट। सो ये 3 जो एक्ट थे उसके अंडर या स्कीम्स के अंडर हमारा RBI ने 3 डिफरेंट ओम्बड्समैन बना रखे थे। अब एक सिंगल बॉडी के अंदर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तो अब एक सिंगल विंडो रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स मिलेगा किसी भी कंज्यूमर को। तो अगर 30 डेज के अंदर उसकी जो कोई भी इशू है कंज्यूमर का वो रिजॉल्व नहीं हुआ बैंक के लेवल पे या NBFC के लेवल पे या फिर जो भी डिजिटल पेमेंट करने वाला जो इंटरमीडियरी है उसके लेवल पे, या उन्होंने उसको सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व नहीं किया है, तो उस केस में कोई भी जो पर्सन है वो ओम्बड्समैन के पास ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट याद रखना, 30 डेज या फिर रिजॉल्व सेटिस्फैक्टरीली नहीं किया गया उसकी कंप्लेंट को। सो बेसिकली इसके अंदर एक सेंट्रलाइज रिसिट और प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया विच इज सेटअप अंडर द RBI एट चंडीगढ़, राइट। तो चंडीगढ़ में इसको एस्टैब्लिश किया गया और सारी जो जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी इन 3 एरिया से रिलेटेड वो सारी की सारी चंडीगढ़ का ये जो ओम्बड्समैन का जो सेंटर है वहां पे आ जाएंगी और वहीं से फिर प्रोसेस होंगी, राइट। सो ये याद रखना, तीनों जो ओम्बड्समैन स्कीम्स है उनको मर्जर कर दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज दक्ष पोर्टल। सो दक्ष जो है एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है, यानी एक वेब पोर्टल है जिसके थ्रू जितने भी एक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर होंगे, लेट्स से अगर हमें बैंक का किसी स्पेसिफिक बैंक का सुपरविजन करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर होंगे कि कोई मैनेजर होगा, उसके ऊपर कोई सीनियर मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर के ऊपर कोई डायरेक्टर होगा, तो ये जो फाइल वर्क होता है कि ऊपर से नीचे जाना या नीचे से ऊपर जाना, इसको हम वर्कफ्लो बोलते हैं। तो ये पूरा जो है एक वेब बेस्ड वर्कफ्लो रहेगा जिसके अंदर RBI जो है कंप्लायंस इंश्योर कर सकता है जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उनकी। सो इतना ही है इसमें जाने लायक, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक SFBs। तो इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं जब हम लोगों ने RRBs और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बीच में कंपैरिजन देखा था, थोड़ा सा और देख लेना है। तो SFB जो है वो रजिस्टर होती है एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 उसका जो सेक्शन 22 है उसके अंदर भी अपने आप को लाइसेंस करवाती है, तब जाके वो शेड्यूल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो वर्क कर सकता है कंट्री के अंदर, राइट। पहली बार इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू द बजट ऑफ 2014 एंड 15। और आपको PSL लेंडिंग नॉर्म पता ही है, 75% अपना जो क्रेडिट होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक को वो PSL में लगाना पड़ता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा मिनिमम पेड अप कैपिटल, यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो जब कंपनी बनाते हैं हम लोग तब उसके अंदर डालते हैं एज शेयर होल्डर्स, राइट। सो ये इनफैक्ट जो बैंक का जो Tier 1 है वो कह सकते हो। सो ये 200 करोड़ होना चाहिए था। और इसके अलावा अगर किसी को SFB जो है वो बन गया तो उसके 3 ईयर्स के अंदर अपने आप को लिस्टिंग करानी पड़ेगी ताकि उनका जो नेट वर्थ है उसको वो 500 करोड़ कर सके। तो ये भी पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट SFBs। आगे चलते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर्स। तो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से रखना। तो अकाउंट एग्रीगेटर का बेसिक मतलब ये है कि हम एक ऐसी फिनटेक बेस्ड इंटरमीडियरी कंपनी ला रहे हैं जो कि एक कंज्यूमर के मल्टीपल अकाउंट्स, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, उसके शेयर्स, उसके इंश्योरेंस, उसको कलेक्ट करके एक ही डेटाबेस के ऊपर या एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल पेटीएम हम कह सकते हैं, तो पेटीएम में अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, आपको मूवी देखनी है वो सब कर सकते हो, आपको पेमेंट करना है वो सब कर सकते हो। तो वैसा ही अकाउंट एग्रीगेटर भी जो है एक NBFC रहेगा जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करेगा कि वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, वो एक ही जगह उनको एक्सेस कर सकता है। तो दिस इज द अकाउंट एग्रीगेटर। अब अकाउंट एग्रीगेटर में एक और स्टेप है इसके अंदर। लेट्स से
आपने आप रजिस्टर होते हो किसी अकाउंट एग्रीगेटर के पास, तो आपके परमिशन के थ्रू जो आपका अकाउंट एग्रीगेटर है वो आपके जितने भी बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस या टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सिक्योर तरीके से आगे लोगों को ऑफर कर सकता है, ताकि उसके बेसिस पे कंपनीज जो है आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। राइट, सो ये इंटेंशन है अकाउंट एग्रीगेटर का बनाने का, कि आपको भी सहूलियत हो और साथ ही जो बिजनेसेस हैं उनको भी आपका जो डेटा है वो एक लेजिटिमेट तरीके से मिले। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, कंसेंट ऑफ द ओनर इज नेसेसरी, मतलब अगर आपका डाटा लिया जा रहा है तो आपसे कंसेंट ली जाएगी और तभी आपका जो डाटा है ये आगे भेजा जा सकता है, और ये काम सारा अकाउंट एग्रीगेटर करेगा। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, और यहाँ पे जो एडवाइसेज है, रोबो एडवाइजर, वेल्थ मैनेजमेंट, और ये सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रहेगी और उनका आपस में एक्सचेंज होगा वाया द अकाउंट एग्रीगेटर। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट अकाउंट एग्रीगेटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है ये हर साल नोटिफाई करता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो इसको नोटिफाई किया जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसके बेसिस के ऊपर हम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिक आइडिया यही है, सपोज किसी ने प्रॉपर्टी आज से 50 साल पहले खरीदी थी, ऑलराइट, आज उसके ऊपर कितना कैपिटल गेन हुआ है वो हम इन्फ्लेशन से उसको टैग करके इन्फ्लेशन लगा के फिर देखेंगे कि एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना उस पर टैक्स लगना चाहिए। राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन से आपको पता ही है, इन्फ्लेशन की वजह से हर साल कमोडिटी के प्राइस तो बढ़ेंगी, तो इसलिए कैपिटल गेन्स एक्चुअल कितना हुआ है वो हमें ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से एडजस्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअली में कितना कैपिटल गेन हुआ है, और उसके बेसिस पे फिर फाइनल जो टैक्स है वो कलेक्ट करेंगी हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो। सो ये चीज़ याद रखना, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर नोटिफाई किया जाता है हर साल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लिबोर, विच इज़ द लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। सो लिबोर बेसिकली एक ग्लोबल रेफरेंस है फॉर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इन द इंटर बैंक मार्केट। तो लेट्स से बैंक्स को अपने सेंट्रल बैंक से तो पैसा मिलता ही है, लेकिन कई बार जो है बैंक्स आप एक दूसरे से भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। राइट, कि अगर उनको लगता है कि साथ पास वाला जो बैंक है हमें थोड़ा सा सस्ते में दे सकता है वो फंड, तो हम आरबीआई के पास जाने के बजाय बैंक से ही ले सकते हैं। सो ये इसलिए लिबोर जो है हमारे काम आता है। तो ये एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है जहाँ पे 5 करेंसीज जो है उसके अंदर इसको कंप्यूट किया जाता है। तो वो करेंसीज क्या है, वो है स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन एंड यूएस डॉलर। तो इन 5 करेंसीज में लिबोर को कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो लिबोर है एक तरीके से एक फाइनेंशियल हेल्थ जो है सिस्टम का उसका भी इंडिकेटर है। अब इंडिया में इसका इक्विवेलेंट है वो पता होना चाहिए, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, MIBOR। सो ये जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये निकालता है। राइट, सो एक आपसे लोगों से क्वेश्चन रहेगा, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका हम एक इंडिकेटर जानते हैं निफ्टी। तो कोई बता सकता है निफ्टी में टोटल कंपनीज कितनी आती हैं? एनीबॉडी? 50 ना? करेक्ट। सो ये चीज याद रखना, 50 कंपनी आती है निफ्टी के अंदर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडिकेटर है वो सेंसेक्स है, उसमें 30 कंपनीज है। राइट, अभी ये भी चीज़ न्यूज़ में था बिकॉज कुछ स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, लाइक अडानी वगैरह के स्टॉक्स, तो वो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें ऐड हुए थे। राइट, इसलिए थोड़ा सा ये भी चीज़ न्यूज़ में है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो, बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। सो बॉन्ड यील्ड कर्व जो है आपको पता है, जब हम ये टाइम हो गया, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड, और यहाँ पे हम उसका जो रिटर्न है वो देखते हैं। सो जनरली हम मान के चलते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी, तो हमारा जो रिटर्न है वो भी बढ़ेगा। तो ये जनरल कर्व होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शुरू शुरू में तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जाता है, बट बाद में थोड़ा फ्लैट होने लगता है। तो ये एक नॉर्मल कर्व रहता है। इसका मतलब ये है जितना लंबा आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको हाई मैच्योरिटी का या हाई रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। राइट, सो बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन जो है ये बेसिकली तब देखने को मिलता है जब हम रिसेशन का सिचुएशन देख रहे हैं। तो जनरली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको रिटर्न जो है ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लेट्स से अगर ये कर्व ऐसा हो जाता है, ठीक है, टाइम यहाँ आ गया और रिटर्न यहाँ आ गया,
सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारा जो रिटर्न है ये कम हो रहा है, और ये कब होता है, जब रिसेशन की कंडीशन आती है। तो पता होना चाहिए जब भी इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व बन रहा है तो इसका मतलब ये रिसेशन को शोकेस करेगा, राइट। और बॉन्ड यील्ड आपको पता ही है कि आप लेट्स से अगर कोई बॉन्ड लेते हो तो उसका कितना आपको प्रॉफिट होगा, उसे हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यील्ड कर्व कंट्रोल। तो अभी बैंक ऑफ जापान जो है वो एक्चुअली ये यील्ड कर्व कंट्रोल को इस्तेमाल कर रहा था, यूज़ कर रहा था, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हमें जो इंटरेस्ट रेट है या जो बॉन्ड यील्ड है वो एक स्पेसिफिक तरीके पे ही रखनी है, ठीक है। तो जनरली हम वो इस सिचुएशन में रखना चाह रहे हैं, पहली वाली सिचुएशन में, जहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको बेनिफिट ही मिलेगा, यानी हायर रिटर्न मिलेगा। सो ऐसा ही कर्व को रखना चाह रहे हैं। तो इसलिए अगर उनको लगता है कि किसी पॉइंट के ऊपर बॉन्ड यील्ड जो है वो सही नहीं जा रही या इस कर्व को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो उसको कंट्रोल करते हैं वाया सेलिंग द बॉन्ड्स और टेकिंग द बॉन्ड्स, ठीक है, बाइंग या सेलिंग डिपेंडिंग ऑन कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो इस तरीके से ये कर्व करने की बैंक ऑफ जापान जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से जापानीज जो येन है वो डिक्लाइन हो रहा था। सो इसलिए ये बॉन्ड यील्ड कर्व जो था ये न्यूज़ में था। तो याद रखना, ये जो नॉर्मल जो हमारा बॉन्ड यील्ड कर्व है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये यील्ड कर्व कंट्रोल जो है उसको डिप्लॉय किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक्स, राइट। आगे चलते हैं, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन आपको पता ही है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ रही है। तो जनरली फिलिप कर्व होता है, उसमें इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, जैसे जैसे हम इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखते हैं वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है। तो ये जनरली फिलिप कर्व होता है, ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन में सीपीआई है जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, या इन जनरल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम नहीं हो रहा। सो ऐसी सिचुएशन में स्टैगफ्लेशन बोल सकते हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पे दिख रहा है, इसलिए ग्लोबल स्टैगफ्लेशन इसका नाम है, राइट। आगे चलते हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ रुपी नोट एंड कॉइन। सो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा न्यूज़ में रहने वाला है, बिकॉज अभी इंडिया ने डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया है। इसके अलावा कॉइन से जो रुपी नोट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे जो नए नए इनोवेशंस है वो किए गए हैं, तो इसलिए ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में है। सो अगर कोई भी करेंसी नोट है उसका डिज़ाइन को चेंज करना है तो उसके लिए दो जगह से अप्रूवल लगते हैं। पहला आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है, तो माइंड यू सेंट्रल बोर्ड है, दिस इज नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो डिफरेंट होती है, सेंट्रल बोर्ड अलग होता है। सो वो और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब पावर किसके पास है बैंक नोट्स को लेके, तो सोल राइट बैंक नोट्स को डिज़ाइन करने का या जो उनको प्रिंट करने का जो राइट है वो आरबीआई के पास है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। अब जो कॉइन्स है उसका राइट किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कॉइन्स मिंट करने का राइट अंडर द कॉइनेज एक्ट 2001। इसके अलावा जो 1 रुपी नोट होता है उसका भी सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होता है, ठीक है। सो ये दो चीज़ पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट, ये कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द आरबीआई, लेकिन अब वापस न्यूज़ में आया। रीज़न है क्योंकि आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिए गाइडलाइंस ऑफ एलईआई टू लार्ज बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसीज। पहले केवल बैंक्स के लिए लगता था, अब ये एनबीएफसी और जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके लिए भी लागू होगा। सो ये जो एलईआई है ये 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसके अंदर कोई भी लेट्स से कोई एंटिटी है जो 5 करोड़ से ज़्यादा का लोन उठाती है किसी भी बैंक से, तो उसके अगेंस्ट उसको एक ये 20 कैरेक्टर्स का एलईआई जो है वो दिया जाता है, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड यूनिक रहता है, जिससे कि किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने मल्टीपल जगह से लोन ले रखा है उसको ट्रैक करना आसान रहेगा, ठीक है। सो बैंक को भी पता रहेगा किसको दिया हुआ है, कहाँ वो जो है लोन आगे कोई लोन उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, उसका बैकग्राउंड चेक करने में ये आसानी होती है, ठीक है। सो ये था एलईआई के बारे में, याद रखना। आरबीआई ने अब इसे एनबीएफसी और यूसीबीज के लिए भी अप्लाई करवा दिया। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। सो ये वाला चैप्टर एंड हो गया। अभी तक जो पढ़ा हो उसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर है पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स का। तो पहला इसमें टॉपिक है इनफैक्ट पेमेंट सिस्टम का, इंडियन पेमेंट सिस्टम है। सो अभी आरबीआई ने एक अनवेल किया एक पेमेंट विजन 2025, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है।
इसका डेडलाइन जो है दिसंबर 2025 रहने वाला है। अब चीज़ें थोड़ी सी मेंस के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो पेमेंट सेटलमेंट है इंडिया के अंदर, ये रेगुलेट होता है या इसको रेगुलेट किया जाता है बाय द आरबीआई थ्रू द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स से किसी को पेमेंट सेटलमेंट प्रोसेस के अंदर जाना है या उस इकोसिस्टम में जाना है तो उसे इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एग्जांपल जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इन सब ने अपने आप को इसमें रजिस्टर किया और फिर ये जो है सेटलमेंट का जो काम है ये शुरू कर पाए इंडिया के अंदर। सो इसी से रिलेटेड बहुत सारे और भी पेमेंट सेटलमेंट से रिलेटेड टूल्स हैं जो टाइम टू टाइम बनाए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे पहले था इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज 1990 में, फिर हमारे पास आरटीजीएस आया 2004 में, फिर हमारे पास एनईएफटी आया 2005 में, फिर हमारे पास आईएमपी आया विच इज़ द इमीडिएट पेमेंट सर्विस, फिर हमारे पास चेक ट्रांकेशन सिस्टम है 2011 में आया, फिर एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, और फिर यूपीआई 2016। अभी इसमें और भी नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी आरबीआई का फेवरेट है। तो जो भी कोई नया पेमेंट सिस्टम में डेवलपमेंट आता है यूपीएससी जो है वो डेफिनेटली पूछ लेता है। तो आपको पता ही होगा भीम के बारे में पूछा हुआ है, आधार के बारे में 2-3 बार पूछा हुआ है, इससे यूपीआई के बारे में पूछा हुआ है। तो इसलिए ये थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। सो इनफैक्ट आई थिंक यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इन सब चीज़ों को कवर कर सकें। सो मैं मेरे एंड से कोशिश करूँगा कि चैनल पे एक इसका समरी डाल दूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं लिखी हुई है यहाँ पे कि उनका बेसिक मतलब क्या होता है या पर्पस क्या होता है, राइट। सो अभी के लिए हमारे लिए बाकी ये जो पेमेंट विजन है इसके अंदर मेंस ओरिएंटेड चीज़ें लिखी है कि गोल पोस्ट विजन, उसमें क्या क्या टर्म्स है, तो मेन प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम आगे चलते हैं, रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। सो इसमें है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सो आधार अनेबल्ड सिस्टम जो है अभी इसके अंदर UIDAI जो है हमारा जो आधार को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, उन लोगों ने एक एडिशनल इसमें सिक्योरिटी लेयर लाए हैं। अब ये सिक्योरिटी लेयर क्या है, इसमें हम जो फिंगरप्रिंट्स है उसका लाइवलीनेस चेक करते हैं। लाइवलीनेस कैसे चेक करें, हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि जो एक्चुअली में जो फिंगरप्रिंट लगाया गया है वो किसी असली ह्यूमन बीइंग का ही है कि नहीं है। क्योंकि आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि वो एक नकली स्किन सा बना लेते हैं और फिर उसमें फिंगरप्रिंट ट्रेस करके आगे यूज़ कर लेते हैं। सो ऐसा ना हो, इसके लिए जो फिंगरप्रिंट है उसकी हम लाइवलीनेस चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना कर सके इन फिंगरप्रिंट्स के साथ। तो इसके लिए यूआईडीएआई ने अब इसके अंदर एक नया सिक्योरिटी लेयर लाया है। अब बात करते हैं आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है। तो ये एक बैंक लेड मॉडल है जिसके अंदर हम ऑनलाइन जो है इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं एट अ पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है उसके थ्रू कोई भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है आपका आधार कार्ड यानी आपका आधार नंबर, आपका बैंक का नाम और आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू कोई भी पेमेंट करा सकता है। ऑलराइट, सो ये आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम ये अलाउ करता है। और ये अलाउ किससे हो जाता है, बिकॉज आपका जो आधार है वो यूनिक है और वो यूनिक बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है। ऑल्दो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन कोई एक आपका जो अकाउंट है वो प्राइमरी अकाउंट रहेगा जिससे आपका सबसे पहला अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है एट रैंडम तो वो उसी अकाउंट में जाएगा। सो पैसा भी आपका उसी अकाउंट में से कटेगा। सो ये जो आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है ये बनाया है एनपीसीआई ने। सो आपसे एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो एनपीसीआई है इट्स अ प्राइवेट ओन कंपनी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाँ, आईबीए का है ना, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, आरबीआई। करेक्ट। तो आईबीए का है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, प्लस और भी बैंक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ऐसे भी बैंक्स हैं जो पहले आईबीए के पार्टनर थे, जैसे पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब भी इसके अंदर एड ऑन हो चुके हैं। तो अब इसका जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। और ये याद रखना ये सेक्शन 8 कंपनी है। सो ये याद रखना नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनीज होती है ना वो सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट के। सो ये है इसमें याद रखने लायक। आगे चलते हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स देखते हैं पेमेंट सिस्टम के अंदर। सो पहला है रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। सो ये इंडेक्स जो है इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। इसका मतलब डिजिटल पेमेंट हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रहा है। सो अगर ये नहीं भी पता होता तो आप सिंपल लॉजिकल एबिलिटी से भी इसको गेस कर सकते थे कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो डिजिटल पेमेंट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो ये एक जनरल पॉइंट था। अब इसके अंदर पैरामीटर क्या है इस
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पे एक वेटेड एवरेज रहता है। वेटेड एवरेज ये जो पैरामीटर्स है उसमें से कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा वेटेज है। जैसे पेमेंट परफॉर्मेंस, तो इसको 45% वेटेज दिया गया है, तो नंबर 1 पे ये है। फिर इसके बाद जो है सेकंड है पेमेंट अनेबलर्स वेट। फिर उसके बाद पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, इसको थर्ड प्रेफरेंस है। और फिर फोर्थ जो है आपका वो 10% के साथ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड की साइड, मतलब लोग कैसा डिमांड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके साइड से ये कैसा है उसके बेसिस पे। एंड लास्टली कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, मतलब कितना कंज्यूमर के लिए ये फ्रेंडली है। सो ये था इसके अंदर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स पता होने चाहिए, वेटेड एवरेज के साथ आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा। सो इनफैक्ट आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था जितने भी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स कंपनी है उन सबको अपना जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही स्टोर करना है। सो ये नोटिफिकेशन निकाल के इंडिया ने बोला था, और इसीलिए डाटा लोकलाइजेशन का एक जो टर्म था वो काफ़ी न्यूज़ में था कई सालों से, ठीक है, 2-3 सालों से। सो डाटा लोकलाइजेशन को इस नोटिफिकेशन के थ्रू एक तरीके से बढ़ावा मिला था, राइट। सो इसके लिए अब आरबीआई ने नए डायरेक्शंस निकाले जिसमें ऐसा बोला है कि जितने भी कंपनीज हैं जो पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के अंदर है या जो इस पेमेंट सेटलमेंट का काम कर रही है उन सबको सर्ट इन एंड एम्पैनल्ड जो ऑडिटर रहेंगे उनसे अपना जो सिस्टम है स्टोरेज सिस्टम उसको चेक कराना पड़ेगा। और अगर वो अपना जो डाटा है बाहर भेजना चाहते हैं तो दे कैन ओनली सेंड द डाटा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई अप्रूवल। तो पहले आरबीआई से अगर अप्रूवल है तभी अपना डाटा वो इंडिया से बाहर भेज सकते हैं, अदरवाइज वो अपना डाटा जो है इंडिया से बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं भेज सकते। अब सर्ट इन जो है आप ये जानते हो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है ये इंडिया की एक प्रीमियर एजेंसी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स होते हैं या फिर क्राइम होते हैं उसको एड्रेस करता है, राइट। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था बट आजकल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बिकॉज बहुत सारे और भी आरबीआई ने नए नए या फिनटेक कंपनीज ने नए नए पेमेंट सिस्टम्स ला दिए, ऑलराइट। तो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया बट पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर अभी आरबीआई ने जो नेट वर्थ रिक्वायरमेंट है इस पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उसको 100 करोड़ से कम करके 25 करोड़ कर दिया गया। अब ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है ये एनपीसीआई ने अगेन इन्होंने ही इसको बनाया था, और ये एक बेसिकली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जिसके थ्रू हम जितने भी हमारे बिल्स हैं उसको पे कर सकते थे। इससे ज़्यादा इसमें जाने लायक कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर। सो एमडीआर जो है ये बेसिकली एक चार्ज था जो कि कोई भी बैंक जो था वो लेता था फ्रॉम द मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट, क्योंकि आप उनका डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर रहे थे तो उसके बदले में जो मर्चेंट था उसको कुछ पैसा बैंक को देना पड़ता था। इसलिए बैंक ये जो शॉपकीपर्स होते थे या जो मर्चेंट होते थे ये प्रेफर नहीं करते थे डिजिटल पेमेंट, राइट। वो सामने से लोगों को बोलते थे कि आप कैश दे दो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू एमडीआर, क्योंकि उसमें चार्ज आपको ही देना पड़ेगा, राइट। सो गवर्नमेंट ने इसको, जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इसकी वजह से जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो कम हो रहा है पेमेंट का, तो उन लोगों ने इसको 0% कर दिया था। लेकिन अभी वापस से एमडीआर जो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है और इस साल न्यूज़ में आई है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। तो वो रीजंस क्या हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये क्या काम करती है। सो ये एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है, एनालाइजिंग है या उनसे कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करती है टू एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, राइट। तो इंडिया के अंदर जो ईडी हो गया इन सब के साथ ये मिलकर काम करती है या सीबीआई के साथ मिलकर काम करती है, और जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है वो आगे शेयर करती है एजेंसीज के साथ, राइट। अब ये रिपोर्ट किसको करती है, तो ये करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, विच इज़ हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो बेसिकली ये जो एजेंसी है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। इनफैक्ट इसे सेटअप किया गया था इन 2004, राइट। इसके अलावा एक आईआर से रिलेटेड टर्म है और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड ये टर्म है, एगमॉन्ट ग्रुप का भी ये पार्ट है। सो एगमॉन्ट ग्रुप बेसिकली एक वर्ल्ड की ग्रुपिंग है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की, जिसके थ्रू हम लोग कॉम्बैट करें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को। तो याद रखना एगमॉन्ट ग्रुप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज द फिनटेक्स। सो अभी फिनटेक बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी आपस में आके मिल जाते हैं, तो उससे हमें फिनटेक बनता हुआ दिखता है। और फिनटेक बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे भारत पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब फिनटेक कंपनीज के ही एग्जाम्पल है। सो काम क्या कर रहे हैं, इंडिया में जो डिजिटल पेनिट्रेशन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रहे हैं, कस्टमर्स को चीपर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सब एडवांटेजेस हैं। अब आरबीआई जो है प्रिंसिपल रेगुलेटर है फिनटेक सेक्टर से रिलेटेड, प्रिंसिपल रेगुलेटर या प्राइमरी रेगुलेटर। अब उनके नीचे भी और फर्दर मल्टीपल रेगुलेटर आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस और एरिया के अंदर वो वर्क कर रहा है। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम ही देखा था एसोसिएट रेगुलेटर का हम लोगों ने प्रोविजन देखा था एक आर्टिकल के अंदर, सो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो उसको। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है फिनटेक इकोसिस्टम में। और एक चीज़ और याद रखना, इंडिया जो है फर्स्ट लार्जेस्ट है इन केस ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब बाय नंबर्स, राइट, नंबर्स के कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, तो ये चीज़ याद रखना, ये भी इंडिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके अलावा जो हमारा IFSCA जो है, जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर है, वो प्रिंसिपल या प्राइमरी रेगुलेटर रहेगा ऐसे फिनटेक्स के लिए जिनका एम्बिशन ग्लोबल का है, यानी वो इंडिया से बाहर भी वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, विच इज़ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो बिटकॉइन से टक्कर लेने के लिए, और जो हम लोगों ने बात किया था पहले कि डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है उसकी वजह से, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया अपना एक जो डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च कर दिया। अब ये पायलट बेसिस पे है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसकी अभी हमें एडहॉक बेसिस पे पता है, वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो चीज़ें वैसी ही होंगी जब वो एक्चुअली में रोल आउट होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ पे बाद में क्लैरिटी आएगी। अभी जो लिखा गया बस उतना ही हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ज़्यादा निटी-ग्रिटी में जाने की कोशिश मत करना कि ये चीज़ क्या होती है, क्या इसका यूज़फुलनेस है, होगा कि नहीं होगा, वो सब बात की चीज़ है। अभी के लिए ये याद रखो, ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये आरबीआई ने एक अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। सो उसके अंदर बैंक नोट के डेफिनेशन के अंदर डिजिटल रूपी भी ऐड कर दिया गया है, राइट। सो ये पता होना चाहिए, इसके थ्रू ही हम लोग आगे डिजिटल रूपी को यूज़ कर सकते हैं। सो अब फायदे क्या क्या होंगे इसके, तो पहले फीचर देख लेते हैं फिर फायदे देखते हैं। सो पहला, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, लाइक ब्लॉकचेन। सो क्रिप्टो करेंसीज भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही बेस्ड होती है, और वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, बट ये जो है सेंट्रलाइज है क्योंकि इसे हमारा सेंट्रल बैंक बैक कर रहा है। फिर दूसरा है सॉवरेन करेंसी, क्योंकि सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है तो इसके पास इसके साथ हमारा जो सॉवरेन गारंटी है वो भी आती है कि अगर कोई 1 रुपये का कुछ वैल्यू शेयर कर रहा है तो आपको उसके बदले 1 रुपये का सामान मिलेगा ही, कोई डिनाई नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमारा अगर क्रिप्टो करेंसी देखे तो उसको कोई भी डिनाई कर सकता है बिकॉज वो सॉवरेन करेंसी नहीं है। नेक्स्ट, ये लाइबिलिटी की तरह दिखेगा ऑन द साइड ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट। तो सेंट्रल बैंक का जो बैलेंस शीट होता है उसमें ये लाइबिलिटी की तरफ दिखेगा, सेंट्रल बैंक का ये लाइबिलिटी रहेगा। इसके अलावा फंजिबल लीगल टेंडर है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अगर 1 रुपये का आपके पास ये डिजिटल करेंसी है तो आपको 1 रुपये का सामान मिलेगा ही उसके बदले, राइट। नेक्स्ट, होल्डर ऑफ CBDC नीड नॉट टू हैव अ बैंक अकाउंट। सो जस्ट लाइक द क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे भी आपको कोई इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है, आपको बस एक वॉलेट चाहिए और उस वॉलेट से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ और द वॉलेट ऑफ अदर पर्सन। तो आपको कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इसमें चाहिए ही नहीं। सो इसलिए इसका ये एक एडवांटेज भी देखेंगे हम लोग आगे। सो अब कंपेयर कर लेते हैं मनी, हमारे जो पेटीएम में जो पैसा है और CBDC जो है उसमें वो कैसे डिफरेंट है। सो जो आपका मोबाइल मनी है बेसिकली एक पेमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, जो नॉर्मल जैसे हम हार्ड करेंसी का इस्तेमाल करके पेमेंट करे थे, अब बस उसे हम डिजिटल तरीके से पेमेंट करें, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी मोबाइल मनी इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लेकिन CBDC जो है ऑल टुगेदर एक नया इंस्ट्रूमेंट है पेमेंट करने का, कि वो एक अलग ही तरीका है पे करने का। नेक्स्ट, जो मोबाइल मनी होता है ये कमर्शियल बैंक के लाइबिलिटी साइड में दिखता है, क्योंकि आपका ये मनी वॉलेट जो है ये किसी ना किसी बैंक के साथ होगा तो उनकी लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा। लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है डायरेक्टली सेंट्रल बैंक का जो लाइबिलिटी है उसके अंदर दिखेगा, ना कि कमर्शियल बैंक के लाइबिलिटी पे, राइट। इसके अलावा आपको मोबाइल मनी के लिए एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ेगी, तो वो कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है
या कोई पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर कोई कंपनी हो सकती है। लेकिन CBDC के केस में आपको कोई इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पीयर टू पीयर जो है आप पेमेंट सेटल कर सकते हो, राइट। सो ये डिफरेंस हो गया मोबाइल मनी में और CBDC में। अब देखते हैं जो क्रिप्टो करेंसी है और उसमें क्या डिफरेंस है। तो क्रिप्टो करेंसी में मैंने एक चीज़ बताई दिया कि वो डिसेंट्रलाइज होती है क्रिप्टो करेंसी, इसलिए अनोनिमस और कोई गवर्नमेंट जो है इसको ट्रैक नहीं कर सकती है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी से, तो इसलिए इसको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ट्रैक करेगी कि नहीं करेगी ये अभी पता नहीं है हम लोगों को, राइट। फिर जो क्रिप्टो करेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है, क्योंकि इनके प्राइस कभी आसमान छू जाते हैं तो कभी धरती के नीचे भी चले जाते हैं, राइट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉसेज होते हैं। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज अल्टीमेटली इसके जो ड्राइविंग वैल्यू है वो इंडियन रुपी ही है। तो इंडियन रुपी आपको पता है ज़्यादा वोलेटाइल होने दे नहीं सकती गवर्नमेंट, राइट। सो ये पता होना चाहिए। फिर सप्लाई की बात करें तो फ्लेक्सिबल सप्लाई है। गवर्नमेंट को लगता है कि और बनाने की जरूरत है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, RBI को लगता है तो RBI बना देगा। लेकिन ये चीज़ आपको क्रिप्टो करेंसीज में नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पे या तो आप माइन करोगे या फिर परचेज और सेल करोगे, सो इसलिए वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में बिटकॉइन जो इथीरियम है वो क्रिप्टो करेंसीज के एग्जाम्पल है, और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे नायरा है नाइजीरिया का, और डिजिटल युआन है चाइना का, और अब इंडिया का जो CBDC है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। सो आगे जाने से पहले थोड़ा से कुछ टर्म्स है जो हमें इसके अंदर पता होना चाहिए। सो CBDC को आगे गवर्नमेंट को रोल आउट अगर करना चाह रही है या RBI रोल आउट करना चाह रहा है तो जनरल पब्लिक, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हो सकता है CBDC रिटेल या हो सकता है CBDC होलसेल। सो CBDC रिटेल में क्या है, डायरेक्टली हम लोग जो है कंज्यूमर्स को, बिजनेसेस को ये रोल आउट करना शुरू कर दें, या फिर हम आगे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रख सकते हैं एंड फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है आगे लोगों को पैसा सप्लाई करे। तो ये दो तरीके से रोल आउट करा जा सकता है CBDC, राइट। CBDC है, इसको आगे दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड। तो टोकन बेस्ड के अंदर हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जो CBDC है एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट की तरह रहेगा, यानी जो भी होल्डर है उसको उतनी वैल्यू मिलेगी, राइट। उसके आगे क्या हुआ, उसने किसको बेचा या उसको किसने नहीं बेचा, ये सब का कोई ट्रैक नहीं रहता। जिसके पास पैसा होता है वो उसका मालिक होता है और उसके बदले वो पेमेंट कर सकता है, राइट। तो ये है टोकन बेस्ड CBDC। दूसरा है अकाउंट बेस्ड CBDC, यानी यहाँ पे हम पूरा ट्रैक करेंगे कि कौन से अकाउंट से पैसा गया, किसके पास गया। तो इसके थ्रू ट्रैकिंग कर पाना थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा, राइट। तो ये टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड सिस्टम, CBDC बेस्ड सिस्टम में डिफरेंस है, राइट। तो इतना ही जानने लायक है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बाकी हम लोग देख ही चुके हैं, जो बैंक नोट इशू करने की पावर होती है वो RBI के पास होती है, और RBI एक्ट 1934 के अंदर इशू कर सकता है, और इसी को अमेंड करके अभी जो बैंक नोट की डेफिनेशन में हम लोगों ने CBDC को डाला है, राइट। सो अब आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, हम लोगों ने CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देख दिया, या हम इसको कई बार डिजिटल रूपी भी बोल देते हैं, राइट। तो एक E-रूपी नाम से भी एक कॉन्सेप्ट है, तो कोई प्लीज बताए E-रूपी क्या है। That is used for PDS, no? E-rupee. मतलब for particular scheme, to use it only for that particular scheme. ये डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड है। हाँ, तो एग्जैक्ट वर्ड है उसमें वाउचर बेस्ड है, ठीक है। ये वाउचर मिलता है आपको, जैसे आपको पेटीएम वगैरह पे कुछ वाउचर मिलता है तो आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे यूज़ कर सकते हो। सो वैसे ही E-रूपी में भी है, क्या कोई भी जो बेनिफिशियरी है, जैसे लेट्स से DVD ट्रांसफर करना था किसी को फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, तो उसके लिए हम E-रूपी के अंदर वाउचर जनरेट कर देते हैं। तो कंफ्यूज मत हो ना, इनफैक्ट ये भी कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स ही है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिजिटल रूपी में और E-रूपी में, तो ये चीज़ याद रखना। आगे चलते हैं, रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। सो दिस इज क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये OECD ने निकाला है ये फ्रेमवर्क जो है, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो डिजिटल करेंसी है, सॉरी जो क्रिप्टो करेंसी है, उनकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड उनको मॉनिटर कर रहे हैं, राइट। ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट फंडिंग हो रही है इन सबको उनको ट्रैक किया जा सके। तो याद रखना, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क OECD के द्वारा लॉन्च किया गया है, और जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितना भी इकोसिस्टम है उसको ट्रैक करते हैं ताकि उससे कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग ना हो सके, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज
टोकनाइजेशन। सो अभी आरबीआई ने इशू किया है ये या गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं टोकनाइजेशन के ऊपर। तो एक कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म जो कि 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो चुके हैं। तो टोकनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो कार्ड के जितनी भी डिटेल्स है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं एक यूनिक टोकन से। सो रादर देन गिविंग द कार्ड डिटेल्स, आपको सिंपली कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले एक सिर्फ यूनिक कोड डालना है और उस कोड के बेसिस पे आपका ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जिस भी पेमेंट सिस्टम पे आप ये चीज़ डाल रहे हो, आपका वो जो प्लेटफॉर्म है या फिर वो जो मर्चेंट है, आपकी सेंसिटिव डिटेल जो है वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो पहले क्या होता था कि आपका जो डिटेल था, जैसे आप कहीं पे डालते हो तो आपका जितना भी बैंक का कार्ड का जो नंबर है, आप उसका क्या एक्सपायरी डेट है, क्या उसका सीवीवी नंबर है, ये सब चला जाता था। और बाद में कभी हैकिंग के थ्रू या कई बार कंपनीज खुद ही डेलिबरेटली आगे ये इन्फॉर्मेशन बेच दिया करती थी। तो अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अब सिंपली एक टोकन मिलेगा और टोकन हर बार जनरेट होगा, यूनिक होगा, हर ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक टोकन जनरेट होगा। सो ये आइडिया है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का, राइट। सो पहले अगर देखना चाहें कि पहले कैसे वर्क करता था हमारा ये ट्रांजैक्शन का कार्ड के थ्रू, तो पहले क्या होता था, अगर आप कोई पेमेंट इनिशिएट करो तो आप अपना कार्ड स्वाइप करते थे, उससे पेमेंट स्टार्ट होता था और फिर आप कार्ड स्वाइप करने के बाद अपनी कार्ड डिटेल्स डालते थे। तो ये कार्ड डिटेल जो थी, ये मर्चेंट का जो पीओएस होता था, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिस भी बैंक की होती थी या मतलब जो मर्चेंट का जिसके अंदर अकाउंट रहता था, उसे एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं। तो एक्वायरिंग बैंक के पीओएस से जो मिली हुई इन्फॉर्मेशन है वो आगे जाती थी आपके जो बैंक अकाउंट है या जो आपका जो बैंक है उसके पास जाती थी वो डिटेल्स, और फिर वो बताता था कि ये पर्सन ने ये डिटेल्स डाली और इतना अमाउंट डाला है। तो फिर आपका जो बैंक था वो चेक करता था, उसे इशूइंग बैंक वो चेक करता था वो डिटेल्स, और फिर या तो आपको ओटीपी भेजता था, तो ओटीपी अगर आप वेरीफाई कर लेते थे तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता था। तो इस सेंस में मर्चेंट के पास आपकी सारी सेंसिटिव डिटेल्स जो थी वो आ जाती थी। लेकिन अब टोकनाइजेशन में यही हो रहा है कि सिंपली जैसे आप पेमेंट इनिशिएट करोगे तो एक यूनिक टोकन नंबर हर बार जनरेट होगा बेस्ड ऑन द योर कार्ड नंबर, योर सीवीवी, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। एक यूनिक कोड बनेगा, वो कोड आपको सिंपली मर्चेंट को देना है। मर्चेंट का एक्वायरिंग बैंक आगे वो जो कोड है वो आपके बैंक को भेजेगा, विच इज़ द इशूअर बैंक, और फिर आपको जैसे ही उस टोकन को मैच करेगा इशूअर बैंक, वो आगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देगा, राइट। सो अब इस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ जानने लायक है नहीं। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यूपीआई के बारे में। सो अभी रिसेंटली यूएई जो है उसने ज्वाइन कर लिया है। सो इनफैक्ट यूएई ने एक लंबी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट करा है। जिसमें भूटान, नेपाल, सिंगापुर जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं यूपीआई को। सो यूपीआई के बारे में पता होना चाहिए, एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो कि हमारे एनपीसीआई ने डेवलप किया है, राइट। तो फटाफट किसी को भी पेमेंट भेजना हो तो इसके थ्रू हम लोग भेज सकते हैं। सो इसको अगर हम और एडजेक्टिव्स इसके अंदर डालने की कोशिश करें तो इसमें पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन दोनों अवेलेबल है। क्या आपको किसी दूसरे दो अपने फ्रेंड को भेजना है या आपको किसी शॉपकीपर को या फिर और किसी एंटिटी को भेजना है, तो सबको आप भेज सकते हो इसके थ्रू, राइट, यूपीआई को। सो यूपीआई, ये जो एनपीसीआई है, ये इनिशिएटिव है आरबीआई का और बैंक एसोसिएशन का, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है 2007 का, उसके थ्रू अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सो इसके अलावा आपको पता ही होगा हमारे एनपीसीआई ने और भी चीज़ें डेवलप की है, जैसे रुपे कार्ड, राइट। सो रुपे कार्ड भी बहुत सी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है। आईएमपीएस और एनएएससीएस, ये बाकी सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इससे ज़्यादा जानने लायक कुछ नहीं है इसके अंदर। अब एक चीज़ और देख लो, TPAPAs। तो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है विच एड फंक्शनैलिटी टू एग्जिस्टिंग पेटेंट प्रोग्राम सिस्टम। सो बेसिकली हमारा यूपीआई जो है वो एक पेटेंटेड सिस्टम है, उसके अंदर कंपनीज क्या करती है, यूपीआई को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर और भी सर्विसेज डाल देती है। जैसे पेटीएम ले लो फॉर एग्जांपल, यूपीआई भी है और उसके थ्रू आप मूवी टिकट्स और वो सब भी बुक कर सकते हो। सो ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं TPAP टर्म, राइट। सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। बाकी और कुछ नहीं है इसमें जानने लायक। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।